नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 30 दिसंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। न केवल प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बल्कि इन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी विचार करेंगे जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं लक्ष्य के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि स्वाधीनता सड़क किन देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन है भारत और नेपाल, भारत और भूटान, भारत और बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश के मध्य स्वाधीनता सड़क है, जिसको अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही खोला गया है। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर या 28 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर होगा 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अभी हाल ही में 13 नवंबर 2020 को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की पहल की है और इसका उद्देश्य महामारी के खिलाफ साझेदारी, रोकथाम और तैयारी के महत्व की वकालत करना। और ये पहली बार इस दिवस को 27 दिसंबर को मनाया जा रहा है और इसकी घोषणा की गई थी 13 नवंबर 2020 को ही। और इसकी घोषणा का उद्देश्य है कि महामारी से संबंधित सभी तथ्यों की जानकारी रखना और इसके लिए रोकथाम की तैयारी करना। इस बार कोरोना महामारी के कारण संयुक्त राष्ट्र ने इस तरीके के एक दिवस को मनाए जाने की घोषणा की। इसी संबंध में अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य से संबंधित जो दिवस हैं वो कौन कौन से हैं, इस सूची में हम देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य से संबंधित जो दिवस हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाए जाते हैं, पहला 22 मार्च जो विश्व जल दिवस है, 2 अप्रैल विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस है, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस है, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, 26 जून नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस और 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। तो इसी प्रकार 27 दिसंबर को अब मनाया जाएगा महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस सूची को आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इसके आगे अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्य देश कितने हैं? टोटल 193 सदस्य देश हैं और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, मैंड्रिन और रशियन है। इसके साथ ही देखें तो संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण एजेंसियां कौन कौन सी हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय इटली रोम में है, इसके अभी 75 वर्ष पूरे हुए और इसके 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था। तो इसके साथ ही ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी इसकी एक महत्वपूर्ण एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसी प्रकार IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और WHO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड और WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो इन प्रमुख एजेंसियां जो कि संयुक्त राष्ट्र से संबंधित हैं वो इस प्रकार हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट जरूर कीजिए। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि पुस्तक विप्लव तापसवी PV के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है A कृष्ण राव, राजीव नायर, रमेश शरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा A कृष्ण राव। A कृष्ण राव एक वरिष्ठ पत्रकार है जिन्होंने विप्लव तापसी PV जो एक तेलुगु भाषी पुस्तक है इसको लिखा है और ये PV नरसिम्हा राव के जीवन पर आधारित पुस्तक है। अभी उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने भारत के 9वें प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि दी है और PV नरसिम्हा राव पर तेलुगु में लिखी ये पुस्तक जारी की, इसका अनावरण भी किया श्री
एम वेंकैया नायडू ने, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और इस पुस्तक का शीर्षक विप्लव तापसी पीवी है और इसके लेखक कौन हैं? ए कृष्ण राव हैं। इसके साथ ही हम देखें तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में, उनके समय में विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का प्रवेश आसान हुआ। और इसके साथ ही संविधान में दो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन हुए, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने स्थानीय निकायों को सशक्त किया, सशक्त बनाया और देश में एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके साथ ही लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए इन्हें जाना जाता है और 1991 से 96 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। और प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आर्थिक सुधारों के लिए ये प्रसिद्ध रहे। आर्थिक सुधारों में इन्होंने विश्व के लिए भारतीय बाजार के द्वार खोले, जिसके बाद FDI का आगमन भारत में हुआ, जिसे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन कहते हैं, यानी कि भूमंडलीकरण, निजीकरण इत्यादि जो चीज़ें हैं उसको इन्होंने बढ़ावा दिया और भारत में विदेशी निवेश बड़े पैमाने पर आना शुरू हुआ। इसके साथ ही एक दृष्टि 73वें और 74वें संविधान संशोधन पर डालें, जो संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन रहे। उसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में पारित हुआ, इसने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा, जो भाग 9 था। और इस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। और यह इस अधिनियम ने संविधान में एक नई अनुसूची, जो 11वीं अनुसूची है, उसको जोड़ा। और इसमें जो अनुच्छेद हैं, इसके लिए अनुच्छेद जो हैं 243 से 243O के प्रावधान इसमें सम्मिलित किए गए। इसमें जो अनुच्छेद 243G है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि पंचायतों के क्या विषय होंगे जिन पर पंचायतें कुछ विधि बना सकती है, कुछ नियम बना सकती है। तो 29 विषय हैं जिन पर पंचायतें कुछ नियम बना सकती है। ये महत्वपूर्ण लाइन है और इस लाइन को कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये जो संशोधन है, 73वां संशोधन है, इसको 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। और इसी उपलक्ष्य में हर साल 24 अप्रैल को भारत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। इसके साथ ही देखें तो 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ और भारत के संविधान में एक नया भाग जुड़ा, जो 9A है, उसे शामिल इसमें किया गया और इसे नगर पालिकाएँ नाम दिया गया। अनुच्छेद 243P से 243ZG के उपबंध इसमें शामिल हैं और इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई अनुसूची 12 को भी जोड़ा गया। और इसमें जो नगर पालिकाओं से संबंधित जो विषय हैं वो 18 विषय हैं और उन 18 विषयों को अनुच्छेद 243W में बताया गया है। तो इस संशोधन, ये जो दो संशोधन है, काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन है और इन संशोधनों से बनने वाले प्रश्न इनकी अनुसूचियों से हैं। इसके साथ साथ इनके विषय किस में हैं उस पर से भी प्रश्न बनते हैं। तो चलते हैं आज के अपने इस वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पासएक्स भारतीय और वियतनामी नौसेना के बीच 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किस सागर में संपन्न हुआ? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर। तो इसका उत्तर होगा दक्षिण चीन सागर। पासएक्स भारतीय और वियतनामी नौसेना के बीच 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास दक्षिण चीन सागर में संपन्न हुआ और यह अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के प्रयासों का एक हिस्सा है। और इसके साथ ही भारतीय नौसेना नियमित रूप से पासएक्स अभ्यास कई देशों के साथ मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेनाओं के साथ ये कर चुकी है, जिसमें हम देखें तो जुलाई 2020 में अमेरिका के साथ, सितंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के साथ और दिसंबर 2020 में रूस के साथ पासएक्स युद्धाभ्यास, नौसैनिक अभ्यास किया जा चुका है। और अभी दिसंबर में ही वियतनाम के साथ किया गया है। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई देश है और ये अपने समुद्री तटों, नदियों, बौद्ध पैगोडा के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी हनोई है और इसकी मुद्रा वियतनामी डोंग है। यदि हम हिंद महासागर से और भारत से दक्षिण चीन सागर की स्थिति देखें या भारत से या हिंद महासागर से हम वियतनाम की स्थिति देखें तो मानचित्र पर कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो ये आपके सामने है हमारी प्यारी पृथ्वी और इस पृथ्वी पर हमारा प्यारा देश इंडिया, भारत कुछ यहाँ है। और भारत के दक्षिण पूर्व में यदि हम देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया के देश आते हैं। भारत से दक्षिण पूर्व में इस दिशा में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशियाई देश आते हैं और इसमें वियतनाम भी एक देश है। वियतनाम की स्थिति कुछ यहाँ पर है, ये वियतनाम देश है, ये पूरा वियतनाम देश है और इसकी राजधानी हनोई इसके उत्तर में
स्थित है। यहाँ पर हम देखें तो हनोई इसकी राजधानी ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसके साथ ही इसके पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है। दक्षिण चीन सागर की स्थिति कुछ यहाँ पर है और ये भारत से दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण चीन सागर की स्थिति यहाँ है और यहाँ पर भारत और वियतनामी नौसेना के मध्य पासेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया। इसी प्रकार से अन्य जो सागर हैं जिनके नाम अभी हमने ऑप्शंस में देखें तो उनकी स्थिति देखें तो वह कुछ यहाँ है। ये अंडमान सागर है, यहाँ पर अंडमान द्वीप के पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी और भारत के पश्चिम में स्थित है अरब सागर, तो यहाँ पर ये अरब सागर है और भारत के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर, तो ये पूरा आपका इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। तो ये इन सब की लोकेशन है, इन पे मानचित्र पर हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है तानसेन संगीत समारोह किस शहर में शुरू हुआ? तानसेन संगीत समारोह किस शहर में शुरू हुआ? ऑप्शन है लखनऊ, पटना, ग्वालियर, सांची। तो इसका आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया और प्रसिद्ध संतूर वादक संगीत व्यास को समारोह के उद्घाटन समारोह में तानसेन सम्मान दिया गया। तानसेन सम्मान किसे दिया गया? प्रसिद्ध संतूर वादक सतीश व्यास को तानसेन सम्मान दिया गया। इसके साथ ही राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अभिनव कला परिषद को प्रदान किया गया जो कि भोपाल में स्थित है। इसके साथ ही यह उद्घाटन समारोह हजीरा में शुरू किया गया। उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? हजीरा में स्थापित शुरू किया गया जो कि तानसेन की समाधि स्थल है। तानसेन की समाधि स्थल कहाँ है? हजीरा में, मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही इस समारोह का जो अंतिम दिन होगा, समापन होगा, वो 30 दिसंबर को होगा बेहट गांव में। बेहट गांव वही गांव है जहां तानसेन का जन्म हुआ था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2020 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था और इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग हुए। 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मानचित्र पर इसकी स्थिति देखें तो ये भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश और इसकी राजधानी भोपाल और यहाँ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। इन सभी राज्यों के साथ ये लैंडलॉक स्टेट है। ये सभी 5 राज्यों के साथ ये घिरा हुआ है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि महामारी श्रेणी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस राज्य को प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और केरल। तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार राज्य को महामारी श्रेणी का डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर 2020 को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान करेंगे और 2020 डिजिटल इंडिया अवार्ड बिहार में महामारी श्रेणी में पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार बिहार को सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य के बाहर बिहार के जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिया गया और ये एक तरीके से महामारी में एक इनोवेशन के रूप में देखा गया और ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का छठा संस्करण है क्योंकि इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 2009 में की गई थी और 2009 के बाद ये हर 2 साल पर यह अवार्ड दिया जाता है इनोवेटिव डिजिटल कार्यक्रम करने के लिए या कुछ कार्यों को करने के लिए, सॉल्यूशंस को करने के लिए। इसी प्रकार बिहार की स्थिति देखें तो बिहार भारत के पूर्व में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है जिसका प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र इसका प्राचीन नाम है। और पाटलिपुत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। इसके साथ ही देखें तो बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने वाले स्थान विहार के शब्द से हुआ है जिसे बिहार के स्थान पर इसके अपभ्रंश रूप यानी कि बिहार से संबोधित किया जाता है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है और ये क्षेत्र गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान है। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल फागू चौहान है। मानचित्र पर बिहार की स्थिति को देखें
तो बिहार कुछ यहाँ पूर्व में स्थित है भारत के, और इसके चारों तरफ जो लगने वाली सीमाएं हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ, नेपाल के साथ, और इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड है, और इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और 50 लाइक का टारगेट हम इस वीडियो पर रखते हैं, तो आप लोगों के सहयोग से जल्द हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के आज के अपने अगले प्रश्न पर कि किस राज्य की आर्या राजेंद्रन भारत की पहली युवा मेयर बनी। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, केरल। तो इसका आंसर होगा केरला। केरला के तिरुवनंतपुरम में हाल ही में केरल की जो राज्य आर्या राजेंद्रन हैं भारत की सबसे युवा मेयर बनी, और ये मात्र 21 वर्ष की हैं, और ये त्रिवंत से शहर की मेयर के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। ये सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से संबंधित हैं, और इन्होंने आर्या राजेंद्रन ने तिरुवनंतपुरम शहर के मुडवान मुगल वार्ड से स्थानीय निकाय चुनाव नगर निगम जीता है, और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से संबंध हैं, और भारत की एक राजनीतिक पार्टी है ये, और जो 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर अस्तित्व में आई, और वर्तमान में केरल में सीपीआईएम की सरकार भी है। इस चीज़ को हम देखते हैं। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आईसीसी के द्वारा दिए जाने वाले ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा किस खिलाड़ी को, केएल राहुल, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली। तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली को सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को आईसीसी ने दशक का सबसे बेहतरीन पुरुष खिलाड़ी चुना है। इसके लिए विराट कोहली को सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले इन्हें 2017 और 2018 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ईयर भी चुना गया था। इसके अतिरिक्त देखें तो महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी दशक खेल भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि खेल भावना पुरस्कार जो स्पिरिट ऑफ गेम है उसके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। 2011 में इन्होंने बड़े ही अलग तरीके से कीपिंग करके आउट किया था, जिसके संबंध में इनको स्पिरिट ऑफ गेम को लेकर पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर देखें तो स्टीव स्मिथ को दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया। वहीं राशिद खान को आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर का पुरस्कार मिला, और एलिस पेरी जो कि महिला क्रिकेटर हैं उनको बेस्ट महिला खिलाड़ी और दशक की बेस्ट महिला टी20 और वनडे की बेस्ट खिलाड़ी के रूप में भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आईसीसी के द्वारा किया जाएगा। तो आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद एक क्रिकेट की वैश्विक शासी निकाय है, और ये 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में स्थापित इसे किया गया था। कब किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, आईसीसी की कब हुई थी, 1909 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र तोमर। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया। ये उत्तर प्रदेश में स्थित इस खंड की लंबाई 351 किलोमीटर है, और प्रधानमंत्री ने ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया है। ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को पूर्णतः सुगम्य भारत अभियान के मानदंडों के अनुसार भी बनाया गया है, और ईडीएफसी यानी कि ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब से शुरू होकर पश्चिम बंगाल में समाप्त होगी, और यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से होकर गुजरेगी। भावपुर कानपुर देहात ज़िले में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही खुर्जा जो कि बुलंदशहर ज़िले में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ ही देखें सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय
अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विकलांग व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई थी। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी विकसित न्यूमोकोकस वैक्सीन किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। न्यूमोसिल भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित न्यूमोकोकस वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का तीसरा आपूर्तिकर्ता संस्था बन गया है जो वैक्सीन न्यूमोसिल वैक्सीन को की आपूर्ति करेगा, न्यूमोकोकस वैक्सीन की आपूर्ति करेगा। न्यूमोकोकस कंजुगेट वैक्सीन यानी पीवीसी वैक्सीन के लिए वैश्विक पीवीसी बाजार तक पहुंचने वाला ये विकासशील देशों में पहला वैक्सीन निर्माता है। यानी कोई भी विकासशील देश अभी तक पीवीसी यानी पीवीसी को लेकर न्यूमोकोकल रोग को लेकर कोई वैक्सीन नहीं बना पाया है, कोई विकासशील देश की कोई संस्था। इसी तरीके से देखा जाए तो न्यूमोकोकल रोग जो है बैक्टीरिया जो यानी न्यूमोनिया जो बैक्टीरिया है, न्यूमोनिया जो रोग है वो किस बैक्टीरिया से होता है? ये बैक्टीरिया जनित रोग है और ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है। तो न्यूमोकोकल रोग यानी निमोनिया जो रोग है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। और इसके वर्तमान जो सीईओ हैं वो कौन है? आदार पूनावाला इसके वर्तमान सीईओ है। तो चलते हैं वीडियो के आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न है अंतिम कि अरुण जेटली स्टेडियम में अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र तोमर। तो इसका आंसर होगा अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुण जेटली स्टेडियम में अरुण जेटली की 68वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। और अरुण जेटली स्टेडियम को पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के रूप में जाना जाता था और इस मूर्ति का आकार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार जो है कौन? राम सुतार। उन्होंने इस मूर्ति के डिज़ाइन को तैयार किया, इस मूर्ति को तैयार किया किन्होंने? राम सुतार ने इस मूर्ति को डिज़ाइन किया है। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और इन प्रश्नों के आधार पर आने वाले सभी प्रश्न और उनसे संबंधित जो तथ्य हैं वो आपके सामने थे। और इसके साथ ही चलते हैं आज की वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो वो प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं कि वर्ष 2030 में एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है कतर, सऊदी अरब, कुवैत या इनमें से कोई। तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और चलें एक कदम अपनी लक्ष्य की ओर लक्ष्य के साथ। धन्यवाद।